Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. पिछले टर्म पे मैंने आप लोगों को सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताया था और हमने सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकाली थी, है ना। 3 सूत्र हमारे पास आवर्धन क्षमता के आए थे। एक m बराबर d अपॉन u, फिर शांत नेत्र की स्थिति में u की जगह f आ जाता था तो रिलेशन आया m बराबर d अपॉन m, फिर उसके बाद एक और जुड़ जाता था तो 1 प्लस d अपॉन m। ये 3 सूत्र हमारे सामने आए थे सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालते समय। क्लियर। सरल सूक्ष्मदर्शी इस चैप्टर में से काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप यकीन मानिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी आपको रखा मिलेगा एग्जाम में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने कुछ एक सवाल देखे थे, मैं उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है। अगला प्रश्न हमारे सामने, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी से आप क्या समझते हैं, यही पूछा जा रहा है मुझसे। क्या पूछ रहा है मुझसे? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी से आप क्या समझते हैं, समझाइए। संयुक्त वर्ड का मतलब आप लोग समझते हो जुड़ा हुआ। यौगिक का मतलब ही होता है दो चीजों को जोड़कर कोई चीज बनाई जाती है तो उसे यौगिक कहते हैं। यस और नो? सीन क्लियर है सभी को? चलूं आगे। चलिए आज हम लोग जानेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। क्लियर? ओके, तैयार है? इससे पहले कि मैं इसे जानूं, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस बात को जानते हैं कि आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है वो होता है m बराबर i अपॉन o और एक v अपॉन u भी होता है। क्लियर है हम सबको ये बात? चलिए, तो अब आप लोग लायक हैं किसी भी चीज को समझने के लिए। तैयार? कहा जा रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से आप क्या समझते हैं। एक बात और बता दो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी 2 मिनट बाद बताऊंगा। लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहां रखूं, वस्तु को कहां रखूं कि प्रतिबिंब जयलंग बने। प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में धरता हूं तो तालंग वस्तु धरी रहते हैं, तैलंग प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? 6 और 2 स्थितियां पढ़ाई है मैंने। और बताओ, लेंस के सामने वस्तु कहां रखूं कि प्रतिबिंब हमेशा जयलंग बने, जालंग नहीं बने। प्रकाशिक केंद्र और उसके बीच में छोड़। हाँ, प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में मत धरो, बाकी चाहे ता धरते हो, प्रतिबिंब हमेशा जयलंग बने हो। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं? जो बोला पल्ले पड़ा, समझ गए? समझदार हो। तो चलिए देखते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अगर आपको मेरी बात समझ में आई होगी तो आप इस कथा को समझ जाएंगे जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। रेडी? चलिए देखते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कौन सा सूक्ष्मदर्शी? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्लियर है? चलिए देखते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी छोटी चीज का बड़ा इमेज बनाता है। बोलो भैया, सूक्ष्मदर्शी छोटी चीज का बड़ा इमेज बनाता है, छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है सूक्ष्मदर्शी। तो इसमें सूक्ष्मदर्शी से याद रहेगा आपको कि इसमें पहला लेंस छोटा होता है और दूसरा लेंस बड़ा होता है। ये पहला लेंस है, ये क्या है? मुख्य अक्ष। क्लियर? इसमें 2 लेंस होते हैं, पहला लेंस छोटा होता है और दूसरा लेंस बड़ा होता है। क्लियर? हवेल बनाऊंगा दूसरा लेंस, यानी नजारा ऐसा होता है, ये रफ वर्क कर रहा है, पहला लेंस छोटा और दूसरा लेंस बड़ा, ये कहानी होती है ना। इस लेंस के सामने, अच्छा ये फोकस हो गए इनके, है ना, सही बोल रहा। ये प्रकाशिक केंद्र है O1। क्लियर? O1 इसलिए माना है क्योंकि दूसरा लेंस लेऊंगा तो O2 मानना पड़ेगा, इसलिए। ठीक है? अच्छा, अब आप बताओ इस लेंस के सामने वस्तु कहां रखूं कि प्रतिबिंब जालंग बने। प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में नहीं करूं, जैसे जा लेंस को जो फोकस है। क्लियर? तो जालंग धरता हूं। बोलो भैया, ये वस्तु रख दी मैंने। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? चमका दो। ये जो लेंस है, इस लेंस के सामने चूंकि वस्तु रखी है, वस्तु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसीलिए इस लेंस को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा लेंस? ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर? और हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसे अभिदृश्यक लेंस। कौन सा लेंस? अभिदृश्यक लेंस। वो लेंस जो वस्तु के सामने रखा होता है उस लेंस को हम लोग अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं? अभिदृश्यक लेंस।
तो चूंकि ये लेंस वस्तु के सामने रखा है इसलिए इस लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के सामने, ऑब्जेक्ट माने वस्तु। क्लियर? इंग्लिश नाम अभिदृश्यक, इंग्लिश नाम इसका ऑब्जेक्टिव लेंस है और हिंदी नाम इसका अभिदृश्यक लेंस है। सीन क्लियर है? चलो, अब ये फोकस कौन से लेंस का है? अभिदृश्यक लेंस का फोकस है, इसलिए इसके सफिक्स में मैंने ओ लगाया है, यानी इसके जो भी संकेत होंगे उसके सफिक्स में मैं ओ लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि मैं अभिदृश्यक लेंस के सापेक्ष देख रहा हूं चीजों को। समझ गए? चमका दो। अब कहो, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। ये गई फोकस से। इस फोकस को क्या नाम दूं? नहीं, FO, बस 1 2 देने की जरूरत नहीं, यहाँ पर FO। क्लियर है? यानी कि अभिदृश्यक लेंस का फोकस हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस का। कहानी समझ में आई? ये कौन है? वस्तु की प्रकाशिक केंद्र से दूरी माइनस का U, सफिक्स में O। O क्यों? जो भी बात हो रही है अभिदृश्यक लेंस के लिए हो रही है। सीन क्लियर है? अच्छी बात है। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस से गई, और दूसरी यहाँ काट गई, यहाँ काट गई, तो यहाँ क्या बन गई? प्रतिबिंब बन गई। बी से किरणें निकली, यहाँ पे काटी, B डैश A डैश। सीन क्लियर है? कहोगे को परेशानी हो तो बताए नाने, चलू आगे। इस लेंस के लिए ये कौन है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की प्रकाशिक केंद्र से दूरी, जोर से बोला, केवल V, केवल V, VO। माइनस माइनस क्यों आ जाएगा? यहाँ से यहाँ तक उल्टे सीधे का मतलब भैया, समझ गए? अब को परेशानी यहाँ पर खास बात ये, एग्जामिनर पूरी रामायण आपकी चेक नहीं करता, वो जाते तुम्हारी औकात को पता पाल लेगा कि तुमने वस्तु धरी कहाँ है। तो समझ गए ना? प्रकाशिक केंद्र फोकस के बीच में ना धरनी जालंग धरनी, ये फोकस बनाना जरूरी है। मतलब बनाओगे तो इससे ऐसा लगेगा कि हाँ आप एक वाकई में समझदार बच्चे हैं। नहीं यही बात, तुम्हें पता है कि प्रकाशिक केंद्र फोकस के बीच में धरी होगी तो जई लंग बन जाओ, हमारे मैंने जहां धरी है। नहीं है मेरी बात। ठीक है, अभी तक जो भी कर्म हुए अभिदृश्यक लेंस के लिए हुए। सीन क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा लेंस बना दिया मैंने, इसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस। कौन सा लेंस बोलते हैं? नेत्रिका लेंस, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं आई लेंस। इसका प्रकाशिक केंद्र O2। कौन सा लेंस बोलते हैं? नहीं, प्रकाशिक केंद्र तो O2 है, इसको कौन सा लेंस बोलते हैं? आई लेंस। आई लेंस बोले तो नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आवाज जई लगते देखेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? इसलिए इसे आई लेंस कहा जाता है। अभी देखेंगे 2 मिनट बाद। यहां तक मैं जा रहा, क्लियर है? अब आप बताइए, ये जो लेंस है, इस लेंस के लिए ये वस्तु का काम करेगा। अब आप खुद सोचिए, खुद सोचिए, इस लेंस के सामने आप बताओ, लेंस के सामने वस्तु कहां रखूं कि प्रतिबिंब जई लंग बने? प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में होनी चाहिए। अब इस लेंस के लिए ये वस्तु का काम कर रहा है, और मैं चाह रहा हूं जहां वस्तु को प्रतिबिंब जई लंग बने, तो ये वस्तु कहां होनी चाहिए? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। प्रकाशिक केंद्र और तो इस लेंस का फोकस कहां बनाऊं? इधर बनाऊं या इधर बनाऊं? इधर बनाऊं। समझ गए? एग्जामिनर जही चेक करेगा फोकस बनाओ कहां है तुमने। नहीं यही बना फोकस, जहां क्यों बनाऊं? समझ गए? क्योंकि प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में अगर ये वस्तु आ जाएगी तो प्रतिबिंब जही लंग बनेगा, बालंग नहीं जाएगा। नहीं यही बात समझ? ठीक है, तो ये मैंने फोकस बना दिया। ये कौन से लेंस का फोकस है? आई लेंस का, इसलिए इसे क्या लिखूं? FE, नेत्र का लेंस का फोकस। समझ गए? अब मैं जो भी काम करूंगा, अब E के लिए काम कर रहा हूं। अच्छा, ये इस लेंस के लिए वस्तु का काम कर रहा है, तो मुझे बता सकते हैं यहां से यहां तक की दूरी क्या लिखूं? यूई। यूई नहीं है मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी? आगे बढ़ो। अच्छी बात है, यहां तक आप बात समझ गए। तो बना दो आप कहा जैसे जहां प्रतिबिंब बना वैसे ही बालक बना दे। पहली किरण मुख्य अक्ष के कहां से जाएगी? कहां से जाएगी? द्वितीय फोकस पे। कौन से कहां होगा द्वितीय फोकस?
यहां बना दो। क्या लिखूं इस फोकस को? एफ। तो जान दो जित जा रही है, नहीं यही बात समझ। दूसरी कहां से? खुद ही सोच लो मन में कैसे लाएंगे अज्जू। जेरी प्रकाश केंद्र क्लियर है? नहीं है मेरी बात समझ में? आगे को परेशानी हो तो बतलाए। कितने चचा देखेंगे? देखेंगे नहीं देखेंगे? देखन तो चचा है। तो ये किरणें पीछे से आती हुई प्रतीत होंगी। कट गई? ये V0 थोड़ा इधर सरका देता हूं मैं, जिससे चीजें क्लियर हो। तो यहाँ पे काट रही है, तो यहाँ प्रतिबिंब बन ही रही है। बन ही रही नहीं बन ही रही? बन ही रही। दोनों के बीच में कहीं भी जा सकता है प्रतिबिंब। क्लियर? ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। बी डैश से किरणें निकली जब पे कट्टी, तो ये बी डैश है, तो इसे बी डबल डे बोलो, ए डबल डे नहीं, बस बी डबल डैश ए डबल डैश। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? इस लेंस के लिए ये वस्तु है, इस लेंस के लिए ये प्रतिबिंब है। बोलो भैया। और प्रतिबिंब की प्रकाशीय किरण से दूरी है V, तूने करी है। क्लियर? अब आ जाओ इस लेंस पर। इस लेंस के लिए ये वस्तु है, इस लेंस के लिए ये कौन है? तो प्रतिबिंब की प्रकाशीय केंद्र से दूरी -V। अब इतने देख रहे हो तो इसे स्पष्ट देखना चाहोगे या अस्पष्ट? स्पष्ट कब बनेगा? यानी समझ में ही नहीं आई, समझ में ही नहीं आई का है वो। क्लियर है? काहुए को परेशानी जन्नो समझ में आ रही है बात से करने? आगे बढ़ जाऊं? क्लियर? तैयार हो? तो अब मुझसे ये हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बन के तैयार हो गया। ये इसका डिटेल्ड चित्र बन गया। ठीक है? आपको बता दूं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार का यंत्र होता है। कई बार आपने स्कूल में, अपनी लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में कभी देखा होगा, सर सूक्ष्मदर्शी में कुछ दिखाना चाहते हैं आपको, तो पहले बार जो घुमा घुमा के सेट करते हैं। देखो कब है ना, तो वो घुमा घुमा के जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये इस प्रकार का यंत्र देखो भैया, समझने का ही कोशिश करना, क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा इसलिए बता रहा हूं। सूक्ष्मदर्शी में खास बात यह है कि इसमें अभिदृश्य, ये द्वार है, इस द्वार से ही तो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। इसको बोलते हैं द्वारक का व्यास। क्या बोलते हैं? द्वारक का व्यास। ये अभिदृश्यक लेंस के द्वारक का व्यास है। ये अंग्रेजी मत पढ़ो, हिंदी में बोलो। नेत्रिका लेंस के द्वारक का व्यास है। ये किसका द्वारक का व्यास है? ये कौन से लेंस के द्वारक का व्यास ज्यादा है, कौन से का कम है? हाँ, यानी सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका लेंस के द्वारक का व्यास अभिदृश्यक लेंस के द्वारक के व्यास से अधिक होता है। दूरदर्शी जब पढ़ाऊंगा उसमें उल्टा होता है। क्लियर? समझ गए? क्लियर? किसी ने पूछा सूक्ष्मदर्शी में कौन से लेंस के द्वारक का व्यास अधिक होता है, कौन से का कम होता है, तो बता दोगे कौन से का अधिक होता है? हाँ, नेत्रिका लेंस के द्वारक का व्यास अधिक होता है, अभिदृश्यक लेंस के द्वारक का व्यास कम होता है। ठीक इसी प्रकार फोकस दूरी भी होती है। इसमें नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है और इनकी कम होती है। सीन क्लियर है? चलूं आगे? हाथ दो ढील। तो यहाँ तक हमारा नजारा क्लियर हो गया। अब ये होता क्या है, इस प्रकार कैसा यंत्र होता है, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी इसलिए बोल रहा हूँ। यही चित्र दोबारा बना रहा हूँ प्रैक्टिकली। ये जो चित्र आता है एग्जाम में, वो एग्जाम में नहीं, एग्जाम में तो यही बनेगा। ये चित्र जो रियल मायने में आप देखते हैं प्रयोगशाला वगैरह में, जो सूक्ष्मदर्शी होता है, तो वो किस टाइप का यंत्र होता है? देखिए, दो खोखली बेलनाकार नली होती हैं। क्या होती हैं? खोखली बेलनाकार नली होती हैं। और खोखली बेलनाकार जो नली होती है ना, ये खोखली बेलनाकार नली है। ऐसे समझिएगा आप लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ गए? ये खोखली बेलनाकार नली आप लोग देख पा रहे हैं। खोखली बेलनाकार नली, इस नली के एक सिरे पर मैंने ये लेंस लगा दिया। समझ गए? जी वारो जी लग गो। ठीक है? समझ गए? दूसरी एक और खोखली बेलनाकार नली होती है, उसका व्यास इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है और इसे उसके ऊपर लगा देते हैं। नहीं है मेरी बात समझ?
ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला लेंस ये आ गया और दूसरी जो नली है वो ऐसे लगा दी मैंने और यहाँ पर आ गया आपका दूसरा लेंस, नेत्र का लेंस। कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? अब यहाँ पर ये जो है यहाँ हम लगा देते हैं नट बोल्ट। विज्ञान की भाषा में इसे बोलते हैं दंड चक्र व्यवस्था। हाँ, दंड माने डंडा, चक्र माने चक्कर। वो नट बोल्ट जो होता है, नट बोल्ट में क्या होता है, ऊपर एक राउंड बना होता है, नीचे डंडा लगा होता है, दंड चक्र व्यवस्था। यानी ये नट बोल्ट लगो है जाए, अगर ढीलो कर देंगे तो ये अंदर बाहर इधर उधर किया जा सकता है, कर्रो कर देंगे तो वहीं से चलेगा। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? तो आपके सर जो करते थे बार बार ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे इसलिए करते थे क्योंकि ऐसे ऐसे जब तक करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि हमें ये प्रतिबिंब बिल्कुल क्लियर नजर ना आ जाए। नहीं है बात, तब तक ऐसे ऐसे करेंगे, जैसे क्लियर नजर आ गया वहीं पे नट बोल्ट कस देंगे। हाँ आप तैयार है देखिए। नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर हुआ? क्यों समझा रहा हूँ ये सुनो। ये कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस है? इन दोनों के बीच में जो नली लगी है इसको बोलते हैं नली की लंबाई। क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं इसे? हाँ, क्या बोलते हैं इसे? कितने बताइए? सुनो 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 सुनो। जब भी मैं आपसे नली की लंबाई पूछूंगी भैया नली की लंबाई बताओ, तो आप कुछ मत करना, अभिदृश्यक लेंस और नेत्र का लेंस के बीच की दूरी बता देना। बताओ जामे कितनी? B0। अब माइनस तो केवल ये प्रदर्शित कर रहा है कि जाके जा लेंगे, लेकिन लंबाई पूछ रहा हूं हमसे, तो क्या लिखू नली की लंबाई? B0 प्लस U। समझ में आई क्यों बोली? क्योंकि नली तो केवल इतनी गई है ना, ये तो वस्तु है, वस्तु तो यही करोगे जिसे देखा जा रहा है। वहां नली को वो इस्तेमाल थोड़ी है, और देखोगे जा लगते तो नली की लंबाई क्या हुई? अभिदृश्यक लेंस और नेत्र का लेंस के बीच की दूरी तो हुई नहीं है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, जब मिटा रहा हूँ, प्लॉट छोटो है। क्लियर है? समझ गए ना? तो नली की लंबाई क्या होती है? समझ में आई? क्या होती है नली की लंबाई? अभिदृश्यक लेंस और नेत्र का लेंस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? नली की लंबाई। तो तैयार है हम लोग? चलो, तो बेटा आप मुझसे कह रहा है मैं सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बताऊं, तो मैं बता रहा हूं इसकी आवर्धन क्षमता। गौर से देखिएगा आप सभी लोग, ठीक है? हम लोग देख रहे हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का सूत्र मैंने बचपन में पढ़ा था, m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। यस और नो? यस सर। m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। अब मैं बार बार वो रामायण नहीं लिखूंगा जो मैं रोज लिख रहा हूँ। यदि अल्फा और बीटा के मान अत्यंत छोटे हैं तो हम इसे क्या लिखते हैं? टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। आप महान है। अब थोड़ा सा यहाँ पर बीटा और अल्फा, क्या हमने चित्र में अभी तक दिखाए हैं बीटा अल्फा? दिखाने पड़ेंगे। बताओ जरा, कल आपने पढ़ा था बीटा क्या है? क्या होता तुम्हें? प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। कहाँ है प्रतिबिंब? जहाँ में बी डबल डैश आंख है जे रही, तो प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण जीवारो है जाओ। एक मिनट, O2 में जालन सरका दे तो O2 ये मैंने बना दिया इधर, ठीक है भैया? तो प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा। बोलो भैया अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? अल्फा वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी है। तो भैया अल्फा क्या है? वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, यानी आंख पर दर्शन कोण कौन बनाएगी? कब बनाएगी? जब उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा जाएगा। वस्तु कौन है यहाँ में? जी है। तो इस वस्तु को यहाँ ले आए। क्यों ले आए? क्योंकि हमें इसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर चाहिए। अब ये आंख पर जो कौन बनाएगी? नहीं, यही बात समझ क्लियर है? समझ गए? अच्छी बात है, चमका दो तो फिर कचू बचो नहीं। टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। सिम क्लियर है सबको? टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। आ जाओ भैया टेन बीटा, तो बताओ टेन बीटा। त्रिभुज देखिए, देख रहे हो आप? लंब कितने गए यहाँ में? बी डबल डैश बी डबल डैश बटे आधार बताओ कितने गए? O2 A डबल डैश या A डबल डैश O2 बातें कही है। सीन क्लियर है? ध्यान दो। यस सर। चलो टेन अल्फा बताऊं, लंब कितने गए?
रुको, ए डबल डैश, इसे मैंने सी नाम दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, तो लंब कितना हो गया, ए डबल डैश सी, आधार ए डबल डैश नहीं, यही बात समझ में। ए डबल डैश O2 तो ए डबल डैश O2 कट गए, काम आ रहे हट गए, क्या हुए को परेशानी। ए डबल डैश सी काय के बराबर है, ए बी के बराबर है, काय के बराबर है, ए बी के बराबर है। तो एम बराबर आपका हो गया यहाँ पर ए डबल डैश बी डबल डैश ए डबल डैश अपॉन ए डबल डैश ए डबल डैश सी की जगह का चटकाया दो, क्यों चटकाया दो, समझ में आ रही है बात, आ रही है। क्या हुए को परेशानी, सीन क्लियर है, जन्नो समझ में आ गई। यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, आपको याद ही रखना पड़ेगा, ए डैश बी डैश का गुणा कर दिया और ए डैश बी डैश का भाग कर दिया, कोई फर्क पड़ा, नहीं पढ़ा। क्योंकि ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश क्लियर क्लियर। अंश में और हर में ए डैश बी डैश का मैंने गुणा किया, ये ऐसे बोल दो गुणा और भाग करने का, कुछ भी बोल दो, बात। चलूं आगे, अगर यहां तक आपको सारी कथा समझ में आती है तो आगे की बात पे आता हूं, ध्यान दीजिएगा आप जरा, समय आ गया है, ठीक है, इसको यहीं पड़ा रहने दो, ठीक है। इधर आइए जरा, थोड़ा रफ वर्क कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ये लेंस देख रहे हो, अभी मैं इस लेंस की बात कर रहा हूँ। आवर्धन क्षमता का सूत्र पढ़ा था, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, बोलो तो बताओ। इस लेंस के लिए आवर्धन क्षमता निकालनी है तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है बताओ। इसके लिए प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, नहीं कर देता हूँ, ए डैश बी डैश बटे वस्तु की लंबाई ए बी, समझ गए। इसका मतलब आप मुझसे ये कहना चाहते हो कि ए डैश बी डैश बटे ए बी जो है वो आवर्धन क्षमता है कौन से लेंस की, अभिदृश्यक लेंस की। तो ए डैश बी डैश बटे ए बी, इसकी जगह एमओ लिख दूं, नहीं है बात समझ में, क्योंकि ये अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता है। समझ में आ गई बात, नहीं है बात समझ में, का हुए को परेशानी। चलो ऐसे ही, चलो फिर से बताओ, नेत्र का लेंस की आवर्धन क्षमता निकालनी है, ठीक है। तो फिर वही प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, इसके लिए प्रतिबिंब कौन है, ए डबल डे बी डबल डे, बोलो भैया। वस्तु की लंबाई ए डे बोलो भैया, ए डे बी डैश, सही बोल रहा हूं, जाकी जगह का तानना हूं, समझ नहीं, मैंने समझ रही ना भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये फॉर्मूला भी आपको काम आएगा, एम बराबर एमओ इंटू एम ई। सीन क्लियर है, क्या हुए को परेशानी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ। यहां तक नजारा क्लियर है सबको, और आगे देखिए, सीन क्लियर है, क्योंकि 4 दिन बाद आप मुझसे यही डाउट में के रूप में पूछोगे तो समझ में आए जाते जी कैसे आओगे। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ रहा हूं। अगर यहां तक नजारा आपको क्लियर है तो अगले नजारे की तरफ मैं चलता हूं, गौर से देखिएगा। यारों मैंने बचपन में सुना था एम बराबर वी अपॉन यू, बोलो भैया, भाई फार्मूला में लगा रहा हूं। सबसे पहले नेत्र का लेंस के लिए, ठीक है, नेत्र का लेंस के लिए बात करते हैं, पर नेत्र का लेंस जीवारो है, चलो आ जाओ। वी 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 प्रतिबिंब की दूरी है, कितने के जाके लें, माइनस डी, धर दो धरा, ठीक है। यू यू वस्तु की दूरी होती है, तो नेत्र का लेंस के लिए वस्तु की दूरी है, तो माइनस का यू ही, यस और नो, बोलो भैया। सीन क्लियर है सबको, चलो आ जाओ। अब यही कर्म अपन किसके लिए करेंगे, एमओ के लिए, अभिदृश्यक लेंस के लिए। चलो फिर से लगा वी अपॉन यू, बोलो वी क्या लिखूं, इसके लिए प्रतिबिंब ये है V0, कमान यू U0 नहीं है बात है, माइनस से माइनस अलगा आएगा, तो एम बराबर तिहाई का आएगा, एम बराबर माइनस का, ये देखो माइनस V0 अपॉन U0 इंटू D अपॉन UE। कहानी समझ में आई भैया, एम बराबर माइनस V0 अपॉन U0 इंटू D अपॉन UE। सीन क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाऊं, चलिए इसे ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, है ना। यहां तक बात समझ में आई सभी को,
चलिए आगे देखते हैं। तो हमने देखा यहां पर जो कहानी आई है, ये हमारा सूत्र आ गया m बराबर -v0 अपॉन u0 इंटू डी अपॉन ue। कहानी क्लियर है? ये आवर्धन क्षमता आ गई। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? समीकरण नंबर 1। सीन क्लियर है? मुझे बता सकते हैं इस स्थिति में नली की लंबाई कितनी है? यहां से यहां तक की तो हो गई बीओ। हवाल तुम नहीं तो बताइए थी मुझे, नहीं है बस। क्लियर है? वैसे आपको नली की लंबाई निकालने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, पर अगर पूछे तो बतानी पड़ेगी। समझ गए ना? वैसे पूछता नहीं है, कभी नहीं पूछता, पर बताइए इसलिए कल को अगर सवाल वगैरह आ गया तो इसकी जरूरत पड़ती रहती है, तो आपको आना चाहिए। क्लियर है? चलूं आगे? ओके। अब मैं कर रहा हूं केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में मुझसे बोल रहा है यदि नेत्र श्रांत स्थिति में, पता भैया श्रांत स्थिति में, हाँ, तो यदि नेत्र श्रांत स्थिति में तो u बराबर एफ, तो यहाँ ऐसे लिखू ue बराबर एफ ही, क्योंकि ये दो लेंस है इसलिए। तो बताओ m बराबर का है जाएगा -v0 अपॉन u0 इंटू d अपॉन एफ ही। बोलो भैया कछु है गो का? चलू आगे? समझ गए कि वैसा ही? समझ गए। अच्छा, अगर इतने की बात समझ गए तो ऐसी स्थिति में नली की लंबाई क्या है जाएगी? तो वीओ यूई की जगह एफ। सिंपल। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी? समझ गए? आगे बढ़ जाऊं। अब अगला केस, केस नंबर फर्स्ट हो गया। अब केस नंबर 2, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। कहां बनता है? न्यूनतम दूरी पर। गौर से देखिएगा केस नंबर 2। यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, न्यूनतम दूरी पर बनता है। ठीक है भैया? तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने पढ़ा है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बोलो भैया काहुए को परेशानी? अंतिम प्रतिबिंब के लिए कौन सा लेंस जिम्मेदार है? नेत्र का लेंस। तो नेत्र का लेंस की फोकस दूरी आएगी, प्रतिबिंब की दूरी नेत्र का लेंस के लिए, वस्तु की दूरी नेत्र का लेंस के लिए। बोलो भैया। तो आ जाओ, धरो मान 1/f बराबर, हाँ भैया, प्रतिबिंब की दूरी नेत्र का लेंस के लिए प्रतिबिंब ये कितना है? -d। क्लियर? समझ गए मेरी बात को? रुको, या तो ऐसे लिख दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए एक काम करते हैं, सिंपल मैंने सूत्र लिख दिया 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्लियर? तो चूंकि नेत्र का लेंस के लिए बात कर रहे हैं तो 1/, फोकस दूरी नेत्र का लेंस की, बराबर 1/, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कौन से लेंस के लिए? नेत्र का लेंस के लिए प्रतिबिंब ये है, तो कितना आ गया? -d माइनस 1/u क्या है? वस्तु की दूरी। तो नेत्र का लेंस के लिए ये वस्तु है, कितनी दूरी हो गई? -kue। सीन क्लियर है? माइनस माइनस, अच्छा ये माइनस का 1/d जालंग आ जाएगा तो 1/f प्लस 1/d बराबर 1/ue। सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी? यहां तक बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। अगर ये कहानी क्लियर हो गई तो 1/ue का मान, 1/ue का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो धरो समीकरण 1 क्या ही कहाँ है? जी रही? बोलो भैया। तो यहां मैंने लिखा m बराबर -v0 अपॉन u0 इंटू d अपॉन ue। ऐसे नहीं लिख सकता? बोलो भैया। और 1/ue की जगह ये चटका है तब, तो यहाँ क्या लिखूंगा बताओ? 1/fe प्लस 1/d। काहुए को परेशानी? तो m बराबर त्याई है, लाल आ रहे d को अंदर बैठ दिया तो d/fe प्लस d/d, d से d कट गो, तो m बराबर त्याई आ गई, लाल आ रहे -v0 अपॉन u0 1 प्लस d/fe। नहीं यही बात समझ आई? क्या आवर्धन क्षमता?
सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? मजा आ गया? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी सीन क्लियर है? वैसे आपको बता दूं ज्यादातर ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, 100% आ सकता है, पर ज्यादातर ये डेरिवेशन अगर एग्जाम में आता है ना तो यहाँ तक पूछता है बस। यदि नेत्र श्रांत स्थिति में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कई बार निकलवा भी लेता है, कई बार नहीं भी निकलवाता। समझ में आ रही है बात? ज्यादातर चांसेस यहाँ तक आने के होते हैं। तो सीन क्लियर है? ये पूरा ये पूरा ये पूरा करना तो अपने को पूरा ही है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। कहानी समझ में आ रही है सभी को? कर पाएंगे? अगर कोई बोले कि भैया मैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाना चाहता हूं, तो वीओ का मान बढ़ाना पड़ेगा, यूओ का मान कम करना पड़ेगा, और नेत्र का लेंस की फोकस दूरी समझ गए? तो फटाफट संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा पूरा देख लो और उसकी आवर्धन क्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है वो भी देख लो। करो फटाफट, जाए फुर्ती में। इसके बाद हमारे को एक नोट दिया गया है, तो वो नोट में कुछ नहीं किया, मैंने तीनों चारों फॉर्मूले एक साथ रख दिए हैं। गौर से देखिए, नोट में पहला फॉर्मूला आपको दिया है -V0/U0 इंटू D/UE। फिर आपको दिया जा रहा है -V0/U0 इंटू D/FE। बोलो भैया। और फिर आपको दिया जा रहा है -V0/U0 इंटू 1+D/FE। ये तीनों फॉर्मूले एक साथ लिख दिए गए। यस सर नो? बोलो भैया, सही बोल रहा हूं ना? किसी को कोई दिक्कत? देखो भैया, पहला फॉर्मूला आप लोगों ने ये निकाला, ये रहा समीकरण नंबर 1। श्रांत नेत्र की स्थिति में आपका ये आ गया, ठीक है। और फिर लास्ट वाला ये। इसको याद कैसे रखना है ध्यान दो। याद वैसे आपको ऑलरेडी है, m बराबर माइनस, ठीक है, माइनस याद रखना। माइनस भी वैसे क्यों बन रहा है बता दूं, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन क्षमता ऋणात्मक आती है, सीधा बनता है तो हमेशा धनात्मक आती है। माइनस दो लेंस हैं, पहला अविदृश्यक लेंस, तो मुझे सूत्र याद है V/U, और फिर नेत्र का लेंस है तो फिर से V/U। कल मैंने जो गई सरल सूक्ष्मदर्शी के घोंट के पी जाना। देखो जरा, ये सरल सूक्ष्मदर्शी कोई तो है, ये सरल सूक्ष्मदर्शी कोई तो है, ये सरल सूक्ष्मदर्शी कोई तो है। समझ गए? समझदार के लिए इशारा काफी है, चूतियन को कचू नहीं कर पाओ। क्लियर? अविदृश्यक लेंस था तो V/U, और नेत्र का लेंस के लिए फिर से V/U। यहाँ V बराबर D था, इसलिए D/U। श्रांत नेत्र की स्थिति में UE की जगह FE आ जाता है, और फिर 1+D/FE। नहीं यही बात समझ? क्लियर है? आगे बढ़ो फिर मैं अगला। दूरदर्शी से मैं क्या समझता हूं समझाऊं, है ना भैया? दूरदर्शी, दूरदर्शी मतलब दूर की चीजों के दर्शन कर लो। बोलो भैया, क्लियर? स्वर्ग में क्या चल रहा है सब दिख जाएगा आपको। तो दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित आकाशीय पिंडों को देखा जा सकता है। क्लियर? दूर स्थित आकाशीय पिंडों को देखने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं बबुआ? दूरदर्शी। क्लियर? दूरदर्शी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अपवर्ती दूरदर्शी और एक होते हैं परावर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती दूरदर्शी की अगर मैं बात करूं तो इसमें होते हैं एक आकाशीय या खगोलीय दूरदर्शी, एक होता है पार्थिव दूरदर्शी, और डिटेल में चला जाऊं तो एक होता है गैलीलियो दूरदर्शी। दुनिया भर के होते हैं। क्लियर? और जो परावर्ती दूरदर्शी होते हैं, परावर्ती दूरदर्शी, उसमें परावर्तन की घटना होती है, वहां पर दर्पणों का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? परावर्ती दूरदर्शी में दर्पणों का इस्तेमाल किया जाता है। ये होता है कैसेग्रेनियन दूरदर्शी, न्यूटनी दूरदर्शी। क्लियर? पर अपने को ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। कोई पूछे दूरदर्शी से आप क्या समझते हो, तो सिंपल बोलना, वह प्रकाशीय यंत्र जिसके जरिए दूर स्थित आकाशीय पिंडों को देखा जाता है दूरदर्शी कहलाता है। दो प्रकार के होते हैं, परावर्ती दूरदर्शी, अपवर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती दूरदर्शी जो होते हैं, एक आकाशीय खगोलीय दूरदर्शी, अपवर्ती इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां अपवर्तन की घटना होती है। क्लियर? और दूसरा होता है पार्थिव दूरदर्शी। क्लियर? ये कौन से दूरदर्शी है? अपवर्ती दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी वो होते हैं जिनमें दर्पणों का उपयोग किया जाता है। क्लियर है सीन? पढ़ लो, समझ जाओगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हो? यारो मैंने आपको याद है कल ही बताया था, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो मैंने बताया था
प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी है के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। जब तुमने ये परिभाषा याद करी होगी तो सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें काय थी रही थी जब की थी। अगर जब की हटा दो तो तुम्हें कैसो लगेगा, तो वह दूरदर्शी में वो हटा दिया गया है। यानी केवल परिभाषा क्या हो गई है, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण के अनुपात को दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। कहानी समझ गए? यानी जबकि वाला फंडा इसमें चिपका दो फटाफट। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, आकाशीय खगोलीय दूरदर्शी से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो देखेंगे तो हम लोग ये क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, पर हल्की सी इसकी तैयारियां कर रहा हूं तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। गौर से देखिएगा सब लोग ध्यान से। ये बात हम लोगों ने लेंसों में पढ़ी है। ये लेंस है, ये मुख्य अक्ष है या नहीं है? ये प्रकाशिक केंद्र है, ये प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस। ऐसे बोलते थे आप लोग? बोल भाई। जो किरण समांतर आती हैं वो हर किरण द्वितीय फोकस से नहीं जाती, और हर समांतर किरण द्वितीय फोकस से नहीं जाती। केवल मुख्य अक्ष के समांतर किरण तो द्वितीय फोकस से जाती है। किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो लल्ला ये द्वितीय फोकस थी है कि गुजरेंगी। समझ में आ रही है बात? आ रही है का को न्यो कह के समांतर तो आ रही है किरण, जे आएगी समांतर, ये आ रही है समांतर और ये आ रही है समांतर, ये समांतर आ रही है। लेकिन क्या मुख्य अक्ष के समांतर है क्या? नहीं है ना, तो फिर जी कहां मिलेंगे? कितने देखो, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दो, कोई पूछे फोकस तल क्या होता है? फोकस तल, तो वह तल जो फोकस से होकर जाता है और मुख्य अक्ष के लंबवत होता है उसे फोकस तल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई तल है और ये द्वितीय फोकस आप देख रहे हैं, ऐसे करके अगर मैं कोई सतह बना दूं यहाँ पर, तो ये द्वितीय फोकस तल कहलाएगा, ये प्रथम फोकस तल कहलाएगा। कहानी समझ में आ रही है आपको मेरी? वह तल जो द्वितीय फोकस से होकर जाता है और मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। आप सामने से देखोगे तो आपको केवल एक लकीर दिखाई देगी, तल दिखाई देगा क्या? नहीं देगा ना मैं बनाने की जरूरत है। क्लियर? काल्पनिक है ये। तो वह तल जो द्वितीय फोकस से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है क्या कहलाता है? द्वितीय फोकस तल कहलाता है। क्या कहलाता है? समझ गए? अब जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, क्या वो द्वितीय फोकस तल पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है। जहां पॉइंट पे मिल रही है, जो पॉइंट फोकस तल पे ही तो है। अब ये वाली जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, लेकिन आपस में तो समांतर है, तो ये हमेशा फोकस तल पर मिलती है। कहाँ मिलती है? फोकस तल पर। यानी ऐसा नजारा हो जाए, प्रकाश से केंद्र पे आ गई वो तो सीधी आ गई, नहीं है मेरे पास। सीन क्लियर है? अब ये फोकस तल पे मिल रही है, वस्तु अनंत पे रखी है, तभी तो किरणें समांतर आ रही है। बोला भैया? तो यहाँ क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये प्रकाशिक केंद्र है और ये फोकस है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई? फोकस दूरी हो गई। बोला भैया? सही बोल रहा हूँ? अच्छा, अब चूंकि ये प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की प्रकाशिक केंद्र से दूरी v, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये v बराबर है, नहीं है बस? हाँ, कल जब आपको आकाशीय खगोलीय दूरदर्शी बढ़ाऊंगा तो चूंकि इस लेंस के सामने वस्तु रखी है, इसलिए ये कौन सा लेंस हुआ? इस लेंस के सामने वस्तु रखी हुई है, तो ये कौन सा लेंस हुआ? अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, जैसा कि मैंने अभी बताया था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। चूंकि ये अभिदृश्यक लेंस हुआ तो इस f को क्या लिखूंगा? FO। इस फोकस दूरी को क्या लिखूंगा? इस प्रतिबिंब की दूरी को क्या लिखूंगा? इसको क्या लिखूंगा? ओफो। नहीं है मेरी बात में?
जो कर रहा हूं समझ में आ रहा है? हैं? ये रील्स ही नहीं कर गई, समझ गए? मेरी बात वही लोग समझ पा रहे होंगे जो रेगुलर पढ़ के आ रहे हैं। क्लियर? तो आज के लिए हम लोग खत्म करें कहानी। तो आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। शेयर।